नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। ऑटो चालकों के सत्यापन की मांग को लेकर हल्द्वानी में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। अब सांप के काटने पर भी घबराने की जरूरत नहीं। धूमधाम से मनाया गया शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस। उत्तराखंड बना बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने वाला चौथा राज्य। पोल्ट्री फार्म कर्मचारी के सिर कुचलकर हुई हत्या। बाढ़ से बचाने के लिए डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाने का हुआ निर्णय। युवक को गोली मारकर की गई हत्या। हल्द्वानी को देहरादून से जोड़ता स्टेट हाईवे फिर हुआ बंद। टेम्पो में एक युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर निगम पहुंचे दमाडुआ के लोग। पीडब्ल्यूडी और प्रशासन ने की पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की सफल शुरुआत। प्रधान संगठन ने की क्षेत्र पंचायत कार्यालय में तालाबंदी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में बीते दिनों समुदाय विशेष के ऑटो चालक द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने आज हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए बाहर से हल्द्वानी आए ऑटो चालकों के सत्यापन करने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के वन विभाग ने ऐसी अनोखी पहल शुरू की है जो कि एक अच्छी खबर है। अब सांप के काटने पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांप के काटने के बाद उसके जहर को खत्म करने की एंटी वेनम नामक दवा अब वन विभाग को चौकियों पर मिलेगी, जो कहीं न कहीं सांप के काटे हुए व्यक्ति के लिए जीवनदायिनी से कम नहीं होगी तथा सांप के काटने से उसकी मौत भी नहीं होगी। वन विभाग द्वारा इस बरसात के सीजन में सभी चौकियों पर एंटी वेनम दवा को रख दिया गया है। उक्त मामले की जानकारी तराई सेंट्रल वन विभाग के डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कई प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निश्चित रूप से विषैले भी हैं। वर्षा काल में क्योंकि उनके जो रहने की जगह हैं वो पानी से भर जाती हैं, तो फिर वो आबादी में दिखाई देने लगते हैं और इससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो एक दो छोटी छोटी बातें पहले मैं जनता से अपील करूंगा कि थोड़ा अपने आसपास झाड़ी वगैरह साफ़ रखें। कुछ लोग रात को ज़मीन में सोते हैं, ऐसा ना करें। ऊंची जगहों पर सोएं, जिससे कि रात को सोए में स्नेक बाइट की संभावना ना रहे। बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। और जहाँ तक विभाग की बात है, तो हमको उच्च स्तर से भी निर्देश मिले हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं इसको, कि अब हम अपने महत्वपूर्ण जगहों पर जो आबादी के नज़दीक हैं, हमारी चौकियाँ या जहाँ पर भी हमारे लिए संभव होगा, हम एंटी वेनम दवाई रख रहे हैं। और इस एंटी वेनम दवाई का प्रयोग मात्र हमारे कर्मचारियों के लिए ही नहीं होगा, बल्कि यदि आसपास कोई ग्रामीण हैं जिनको दुर्भाग्य से यदि स्नेक बाइट हो जाता है और उनको दवा इधर उधर नहीं मिल रही है, तो वो तत्काल हमारी चौकियों से संपर्क करके ऐसी दवाओं को ले सकते हैं और अपनी जान की सुरक्षा कर सकते हैं। तो जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए एंटी वेनम को जगह जगह रखना और उसकी व्यवस्था करना, ये भी हमारा प्रयास है। सर, ये कब से? इसी वर्षा काल से स्टार्ट हो गया है। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को जनपद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। किछा विधायक तिलकराज बेहड़, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, पूर्व विधायक किछा राजेश शुक्ला, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, भाजपा प्रदेश संगठन विकास शर्मा, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अशोक जोशी, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट ने जिला कार्यालय परिसर में स्थापित शहीद उधम सिंह की मूर्ति एवं चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात सभी ने शहीद उधम सिंह जिंदाबाद अमर रहे के नारे लगाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह जी का आज शहादत दिवस है और वास्तव में देखा जाए तो देश को जो आज़ादी किया है, इसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था, वहाँ में जनरल डायर ने जो चारों तरफ से घेर के और उस फील्ड में जो एक ही गेट था अंदर जाने का निकलने, गेट को बंद करके गोली चला के पूरे सबको मार दिए थे। जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे क्रांतिकारियों के भाषण सुनने के लिए, देश के खिलाफ जो है वो जगाने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए। उस टाइम ये 11 वर्ष के थे। उनने जो है कि पेड़ के पीछे छुप के देखा कि किस तरीके से शहीदों को मारा है, सबको मारा, इतने लोग मर गए। तो उन्होंने प्रण किया था कि मैं जनरल डायर को दुनिया में कहीं भी रहे वहाँ जाके मार के आऊँगा। और आपको पता है कि वो जो है इंग्लैंड में जाके वहाँ असेंबली के अंदर जाके गोली मारा, उसको मार के, और उसके बाद इनको जो परताना दे गए और ये शहीद हो गए। और इन्हीं के नाम से हमारा ज़िले का नाम उधम सिंह पड़ा। तो मैं तो इनका बहुत भक्त हूँ कि ऐसे वीर क्रांतिकारियों के लिए देश आज़ाद हुआ है। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब तक क्रांतिकारियों का क्रांति इनके मन में होता था तभी देश आज़ाद हुआ। मैं इनको नमन करता हूँ और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज इनको बहुत नमन करता हूँ। और इन्हीं के लिए हम लोग जो आज स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं और अंग्रेज़ों को हम लोग इस देश से भगा सकें। देश की आज़ादी में हजारों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और शहीद उधम सिंह जिन्होंने
अपना अंग्रेज़ों से देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, और उनका बलिदान भी बड़ी विशेष परिस्थितियों में हुआ। जिस प्रकार से जलियांवाले बाग का कांड का उन्होंने बदला लेने का संकल्प लिया, फिर जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके और उसका बदला लिया, निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की युवा पीढ़ी को इस आज़ादी के महत्व को समझने के लिए इन बलिदानों का स्मरण रखना बहुत अधिक आवश्यक है। आज आदरणीय हमारे उधम सिंह जी, उनके बलिदान दिवस पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ चूँकि इस ज़िले का नाम भी उधम सिंह नगर है, तो हमारे युवाओं से ये अपेक्षा भी करते हैं कि आज जो हम आज़ादी की हवा में, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और जिस प्रकार का हमें आज़ादी मिली है, ये बड़े बलिदानों के बाद मिली है, इसके महत्व को समझें और सबके अंदर इन क्रांतिकारियों के लिए एक सम्मान का भाव और देश की आज़ादी के प्रति एक संकल्प का भाव रहे। देखिए, हमारा ये देश है जो हमारे वीरों का देश है, हमारे सैनिकों का देश है, और यहाँ हमेशा हमारे सैनिकों का, हमारे वीरों का, हमारे क्रांतिकारियों का सम्मान किया गया है। हमारे आज शहीद उधम सिंह जी की आज जिस प्रकार से उनकी शहादत हुई थी, आज उनका 31 तारीख को हम लोग बड़े श्रद्धा के साथ उन्हें नमन करते हैं। ये हमारा जो उधम सिंह नगर ज़िला है, इसका नाम भी शहीद उधम सिंह जी के नाम से है। वास्तव में जिस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ये हम लोगों के लिए सीखने की बात है। क्योंकि आज की पीढ़ी को लगता है कि हमें सारी सुख सुविधाएँ मिलें, सब कुछ मिलें, लेकिन जो हमारे वीरों का, हमारे क्रांतिकारियों का जो संघर्ष है, जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात भी। और हमेशा सदैव अपने मन में उन क्रांतिकारियों के लिए सम्मान रखना चाहिए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस देश की संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सभी लोगों को उनको हमेशा उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, और उनके जो कर्म हैं, उनके जो बताए हुए मार्ग हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर देशभक्ति का प्रेम दिखाया सबको, हमें भी अपने देशभक्ति का जज्बा अपने हृदय में उसी प्रकार से रखना चाहिए, ताकि ये भारत ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। शहीद उधम सिंह जी की आज हम लोग आज के दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन उनको ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी थी, और उन्होंने अपना देश के लिए बलिदान किया था। और आप लोगों को सबको पता है कि इस जनपद का नाम भी उन्हीं के नाम पर 1995 में इस ज़िले का सृजन करके रखा गया, उधम सिंह नगर ज़िला। और उनका जो शौर्य और बलिदान है, वो हमारे देश की नई पीढ़ी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। और हम लोगों के अंदर जो तमाम चीज़ें आज के परिवेश में भी लोगों के लिए, देश के लिए कितनी कुर्बानी किस स्तर पर जाके की जा सकती है, वो उनसे प्रेरणा हम लोगों को मिलती है। देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने घर परिवार सबको त्यागा और देश के सम्मान को आगे बढ़ाया। तो आज पुण्यतिथि है, और हम सभी लोगों ने कलेक्ट्रेट में उनकी एक प्रतिमा है, जिस पर हम लोगों ने पुष्पांजलि किया, और तमाम इसमें राजनेता भी थे। बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। आज जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सेंटर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उत्तराखंड जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है, और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा,
जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड हैं उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। आपको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट इसके लिए हम लोगों ने पकड़ा था, और उसमें भी एक व्यक्ति आज भी जेल में है। यानी कि इस प्रकार की जो कमियां हैं, इस प्रकार की जो चोरियां हैं, इस प्रकार के जो लोग फ्रॉड करके लाभ उठाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण होगा। और साथ में हमारे यहाँ जो बिल ट्रेडिंग की जो गतिविधियां हैं, जो फर्जीफिकेशन है, उसमें भी रोकथाम होगी। मैं इसलिए इस बात को भी कह रहा हूँ कि हम लोग जब हमारे यहाँ जीएसटी कंपनसेशन हमारे यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद से लगातार हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्या नवाचार कर सकते हैं, कैसे हम जीएसटी कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। हालांकि हमारा विभाग लगातार इसके लिए काम करता रहा है, बिल लाओ इनाम पाओ। इसके साथ साथ अनेकों जो हमारे यहाँ जीएसटी का जो ग्रोथ है हर बार बढ़ता रहा है, तो ये भी उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। मैं अपने विभाग को इसके लिए साधुवाद दे रहा हूँ, और निश्चित रूप से उम्मीद कर रहा हूँ कि हम पूरे प्रदेश भर में, जहां हमारे यहाँ 22 सेंटर जीएसटी के खुलेंगे, और देहरादून है, हल्द्वानी है, और हरिद्वार है, रुद्रपुर, यहाँ हम 5 काउंटर खोलेंगे, जिसमें 22 राज्य कर अधिकारी और 58 हमारे जो कर्मचारी हैं इसमें तैनात किए गए हैं। ये अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद पूरे प्रदेश भर में इसका लाभ हम पूरे विभाग के द्वारा हम लोग लेंगे। और आने वाले टाइम पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कर चोरी है, जो इस प्रकार के फर्जी काम करने वाले लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी भी आएगी, नियंत्रण भी किया जा सकेगा। उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में ग्राम लौका के एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले कर्मचारी का सर कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक द्वारा सूचना देने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, साथ ही मौके से हत्या में प्रयुक्त पत्थर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस दौरान पोल्ट्री फार्म में काम करने वाला दूसरा कर्मचारी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि उसी ने मृतक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मामला आने दिन की बाद में 1 बजे के बाद 8 से बाद जो है हमको सूचना मिली, तो वो मामला ये था कि पोल्ट्री फार्म का मालिक नहीं, आपको करेक्शन करना चाहूंगा, पोल्ट्री फार्म का मालिक नहीं है, पोल्ट्री फार्म का मालिक ने सूचना दिया कि उसके पास काम करने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति आया था। मतलब पहले एक कार्यकर्ता, थोड़े दिन पहले दूसरा कारीगर। तो पुराना कारीगर था वो है लालता प्रसाद। वो लालता प्रसाद जो है कल रात को पोल्ट्री फार्म का मालिक ने हर दिन रात को, हर एवरीडे रात को जाके पोल्ट्री फार्म को चेक करके वो दोनों लोगों को खाना देके आता था। वो लोग वहीं पे खाना खा के वहीं पे उनका रखवाली करके सोते थे। आज सुबह जब वो गया अर्ली मॉर्निंग देखने के लिए, तो एक व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। वो लालता प्रसाद पड़ा हुआ मिला, उसकी सर पे, साइड पे, पीछे सर पे, फेस पे, दांत पे, सब जगह पे एक नुकीले मतलब हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारने वाला ऐसा छोटी भी। तो और जो है ये संभवता यही है कि ये जो सोनू कुमार है, दूसरा आदमी जो सुमंत कुमार जो हाल ही में आया था वहाँ पे वर्कर बन के, उसके ऊपर ये थोड़ा सा रौब दिखाता था लालता प्रसाद। तो इन दोनों में कुछ रात को लड़ाई हो गई है और सुमंत कुमार ने इसको पीट के हत्या कर दिया है। तो वो अभी भागा हुआ है, तो हमारी टीम से अलग अलग जगह पे ट्रेस कर रहे हैं। वहाँ पर भी हमने फोरेंसिक का फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सब पहुंचा दिया है। तो सितारगंज की टीम, सितारगंज का जो मर्डर है ओपन है, ये सुमंत कुमार ने करके वो भागा हुआ है। यही तहरीर है हमारा पोल्ट्री फार्म का मालिक के अनुसार यही है, तो हम उसको पकड़ रहे पहले। और दूसरा जो है खटीमा में हमने जो बताया आपको दिनेश चंद का, उसमें काफ़ी संदिग्धों को पकड़े हैं और शीघ्र ही ये हमें अपेक्षा है कि ये मामला जल्दी मतलब एक्सपोज हो जाएगा। आई विल बी वर्किंग। थैंक यू। बाजपुर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने व कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इस मुद्दे को लेकर सरकार तक पहुंचने के लिए नगर पालिका के निवर्तमान बोर्ड ने बैठक करके डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को शुगर फैक्ट्री रोड स्थित गेस्ट हाउस में सभागार में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते की अध्यक्षता में पालिका के निवर्तमान बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लेवड़ा नदी से नगरीय व आसपास के क्षेत्र में आने वाली बाढ़ की गंभीर समस्या के निदान के लिए आवाज उठाई जाएगी और इस मुद्दे से प्रभावित व्यापारियों व आमजन को जोड़ने के लिए जल्द ही घरों व दुकानों पर डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर पालिका का निवर्तमान बोर्ड
यहाँ उपस्थित है। हम सब ने मिलकर आज एक मीटिंग की। मीटिंग में ये तय हुआ कि बाजपुर को बाढ़ से बचाया जाए। बाढ़ लगातार हर वर्ष बाजपुर में आ रही है और इस बार बहुत बड़ी तबाही करके गई है। अब फिर सावन का महीना चल रहा है, फिर बादल ऊपर मंडरा रहे हैं। इसको देखते हुए नगर पालिका बोर्ड ने एक मुहिम शुरू की है। कल से जो है बाजपुर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। हर व्यापारी हर दुकान पे जाया जाएगा, सबसे मिला जाएगा, सबसे सहयोग मांगा जाएगा और ये 4-5 दिन की प्रक्रिया रहेगी दुकान दुकान जाकर। और हम सब ने ये मुहिम चलाई है, जब तक बाजपुर को बाढ़ से निजात नहीं मिलती तब तक नगर पालिका बोर्ड इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। हम लोगों ने थाना शासन को कान तक आवाज़ पहुंचाने का काम हमारी मीडिया करेगी। नीचे की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम मीडिया से भी अपने सहयोग मांगते हैं कि वो हमारा पूरा इसमें सहयोग करें और इस लड़ाई को जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी बाजपुर की आवाज़ को पहुँचाएं। मुख्यमंत्री जी तो खुद तो देख गए हैं कि बाजपुर का हाल क्या है, मगर इस बार बाजपुर का हाल और बेहाल हो गया है और अगर बारिश फिर पड़ गई 2-3 दिन की तो बाजपुर का हाल फिर बस से बदतर हो जाएगा। हमारे व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान, हमारे शहरवासियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। हम इस मुहिम को अब कल से शुरू कर रहे हैं। बाजपुर को बाढ़ से बचाओ मुहिम हमारी कल से शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ आगे भी जो भी रणनीति बनेगी हमारे भविष्य में इस बाढ़ को लेके आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं अपने समस्त बाजपुर के व्यापारियों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से जो फेसबुक को चलाते हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि इस मुहिम को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि ये हमारी जो मुहिम है, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या मंत्री लोग हैं जो आश्वासन दे के गए हैं, उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए कि बाजपुर इस समय बस से बदतर हालत में है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उम्मीद है अगर मीडिया हमारा चाहेगा तो ये गूंगी बहरी सरकार भी सुनेगी। ऐसा नहीं है, हमारा चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अगर हमारे साथ है तो गूंगी बहरी नहीं, ना बोलने वाले भी बोलेंगे। देखना कल से जो नहीं बोल सके आज तक ना, वो कल से बोलेंगे, इस पर प्रक्रिया देंगे। देख लेना, ये आपका असर रहेगा कल को, ये आपको देखने को मिल जाएगा इस पे मीडिया पे कि जो गूंगे जो नहीं बोल पाते थे वो कल को बोलेंगे कहीं ना कहीं। जय हिंद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खटीमा के सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीती रात युवक दिनेश चंद्र की कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह इस बात की सूचना मिली कि दूरस्थ ग्राम बिरिया मझोला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं सूचना मिलने पर खटीमा कोतवाली पुलिस ने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई खटीमा में। खटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ है। तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा, सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझोला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारी सीसीटीवी, सीडीआर, वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फॉरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया है। सर्चिंग ट्रैकिंग का कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे। खटीमा के पीलीभीत मार्ग में ग्राम भैंसिया 17 मील के निवासियों ने अपने बच्चों सहित तहसील का घेराव किया। गौरतलब है कि विगत 10 वर्षों से निवास कर रहे ग्रामीणों ने प्लॉट खरीदकर अपने पक्के आवास बनाए हुए हैं, जिसमें हाईवे मार्ग तक जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया गया था जो विगत 10 वर्ष पुराना है। वहीं इस मार्ग पर प्रधानमंत्री जल योजना के तहत पाइप भी डाला गया, जिसमें लोगों द्वारा जिन प्लॉटों पर अपने आवास बनाए गए थे, जो ओम प्रकाश निषाद
द्वारा चरणजीत सिंह पुत्र देशा सिंह से भूमि क्रय कर प्लॉटिंग की गई थी। अब चरणजीत सिंह द्वारा सुरेंद्र के घर से अनीस के घर तक रास्ता बंद कर तार-बाड़ कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बच्चों को स्कूल जाते समय परेशानी होती है, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर लोगों ने एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंप रास्ता सुचारू करने की मांग की। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। है ग्राम भैंसिया का कंचनपुरी के पास हल्दी भैंसिया का मामला है ग्राम सभा में। ये खेत माफिया और भू माफिया के बीच का मामला है। खेत माफिया और भू माफिया की लड़ाई है, जिसमें ये गरीब जनता पिस रही है। खेत माफिया ने अपना खेत बेचा भू माफिया को, भू माफिया ने बेचा इन लोगों को। इन लोगों के सबके पास रजिस्ट्रियां हैं, जितने भी हैं सबको, और उसका रास्ता भी था 10 साल से लगातार वो रास्ता वहां पे चला आ रहा है। उसमें पाइपलाइन पानी वाली जो डाली गई है वो भी पड़ी है। जय साहब ने हमें लिख के भी दिया है उस पाइपलाइन के बारे में कि ये पाइपलाइन हमने वहां पे डाली मौके पे। उसके बाद क्या होता है, भूमाफिया और खेत माफिया के आपस में लड़ाई झगड़ा जो भी इनका होता है, बीच का रास्ता बंद कर दिया जाता है। जो खेत माफिया उसने बीच के रास्ते में 100-200 मीटर के आसपास में धान बो दिया है। उसने अपनी किसी तरह से शासन प्रशासन से मिली भगत या जो भी रहा होगा उसका, उन्होंने मिलके उसकी रजिस्ट्री करवा ली खेत की, बीच के रास्ते की। और वो अब कह रहा है ये खेत मेरा है, मैंने किसी को नहीं बेचा है। दोनों मिलके आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन गरीबों को। इनके पास सबके पास रजिस्ट्रियां है भाई, तो सबको स्टाम्प लिख के दिए, सबको स्टाम्प लिख के दिए। इन गरीबों ने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई सारी बेच के उस जमीनों में खेतों में लगा दी जो प्लाट लिए हैं। और अब इनकी कोई ना शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनने वाला नहीं है। तो आज ये सारे लोग एसडीएम साहब से गुहार लगाने आए हैं, और हम मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी गुहार लगाएंगे इन गरीबों के लिए कि इनका रास्ता जो बंद कर दिया गया है वो खोला जाए, क्योंकि ये निकलेंगे कहाँ से। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए स्कूल जाना दूभर हो गया है, ये घर से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जो दूसरी जगह है वहां पे पानी भरा हुआ है, जो मेन रास्ता इनका बंद कर दिया गया है। तो ये बच्चे निकलेंगे कहाँ से, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सब घरों में कैद होके रह गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं एसडीएम साहब से कि जब तक ये रास्ता खोला नहीं जाएगा, निश्चितकालीन हमने यह धरना दे दिया है। अभी बहुत सारे लोग रह गए बस्ती के, वो भी आने वाले, कुछ लोग यहाँ पे पहुंच गए। हमारा जब तक वहां पे रास्ता भूमाफियाओं से और खेत माफिया से मुक्ति नहीं दिलाई जाएगी इन गरीबों को, तब तक हम धरना प्रदर्शन पे यहीं बैठे रहेंगे। इसलिए वहाँ पे भूमि विवाद का कुछ मैटर है। कुछ लोगों ने इस टाइम पे एक व्यक्ति जमीन खरीदी है और जमीन उनके नाम नहीं है, जमीन उनके नाम है, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये मैटर है, तो इसमें जांच की जाएगी, जो आवश्यक कार्रवाई है उस हिसाब से जांच के आधार पर की जाएगी। नहीं, बिना जांच के भी अगर भूमिधरी किसी की ज़मीन है तो उस पर हम ज़बरदस्ती रास्ता नहीं निकाल सकते बिना किसी जायज़ कारण के। तो जांच के बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि रास्ता दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। कालाडूंगी के समीप चकलोआ गांव में देहरादून हल्द्वानी स्टेट हाईवे की पुलिया तेज बारिश के चलते एक बार फिर तेज बहाव में बह गई। ये पुलिया इससे पूर्व भी पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते आधी बह गई थी, जिस कारण मार्ग में चलने वाले वाहनों का रूट बदल दिया गया था। परंतु कुछ समय बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया को सही कर यातायात सुचारू कर दिया गया था। परंतु एक बार फिर तेज बहाव के चलते पुलिया दूसरी बार बह गई। वहीं पूर्ण रूप से यातायात बंद होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को जल्द ही पुलिया को सही कर यातायात सुचारू करने का आदेश दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कल रात जो चकलवा विद्रामपुर में हमारी पुलिया जो पूर्व में बनी थी, उसका जो एक पार्ट तो सेफ है, दूसरा पार्ट जो पुराना रह गया था, जो नवनिर्मित नहीं था, वो हमारा बहा है। पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो उसमें से था, इस वजह से उसका सेकंड पार्ट बहा है। बाकी हमने पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित कर दिया है कि इसको तुरंत आप। रामनगर में मंगलवार को टेम्पो में सवार होकर जा रही एक युवती के साथ टेम्पो में सवार एक अन्य युवक द्वारा अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम कानिया निवासी एक युवती ने तहरीर में बताया कि वह अपने गाँव से ग्राम सावलदे टेम्पो में सवार होकर जा रही थी। युवती का आरोप है कि टेम्पो में सवार आसिफ पुत्र मुमताज निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर नूरपुर थाना चांदपुर जिला बिजनौर हाल निवासी ग्राम सावलदे रामनगर ने उसके साथ अश्लील हरकतें कर छेड़खानी की, जिस पर इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। टेम्पो के अंदर एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला है, किस प्रकार की पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है?
कल रामनगर में टेम्पो में एक युवती के साथ किसी युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मैटर पुलिस के संज्ञान में आया है। सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। हल्द्वानी के दमोह-डुंगा क्षेत्र में सरकारी जमीनों को कब्जे में लेने के नगर निगम के आदेश के बाद दमोह-डुंगा क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया के नेतृत्व में मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को ज्ञापन दिया और कहा कि दमोह-डुंगा क्षेत्र की जिस जमीन को कब्जे में लेने की बात नगर निगम द्वारा की जा रही है उसमें पहले से ही हाई कोर्ट में वाद विचाराधीन है। ऐसे में नगर निगम को ये आदेश निरस्त करना चाहिए। वहीं मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जहां जहां खाली पड़ी सरकारी जमीन है उसको कब्जे में लेना नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन दमोह-डुंगा के लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसे जमीन का विधि परीक्षण कर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लोग यहाँ पे आए थे, क्या ये पूरा मामला था और किस मामले को लेकर ये लोग यहाँ पे आए? आज हमारे पास दमोह-डुंगा क्षेत्र के कुछ जननेता और वहाँ के रहने वाले लोग आए थे। उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि सरकारी ज़मीन को नगर निगम कैसे अपने अधिग्रहण नहीं कैसे अपने कब्जे में कर सकता है। तो उस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ वाद के बारे में भी बताया गया, कोई केसेस लंबित हैं। हमारा यही कहना है कि सरकारी ज़मीन जहाँ भी खाली है उसका आइडेंटिफिकेशन तो नगर निगम कर सकता है और आगे की जो क्या ये मामला है, किस मामले को लेकर आना पाए हैं? देखिए, एक अखबार की खबर के माध्यम से हमें पता चला कि नगर आयुक्त द्वारा अपने कार्मिकों को ये निर्देशित किया कि जो दमोह-डुंगा की सरकारी ज़मीन है उसको चिन्हीकरण कर उस पर जो है तार बाड़ लगा के तटबंदी की जाए। तो हमारा ये मानना है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है और साथ ही एक सरकार का आदेश भी है जो 13 मई 2020 का है जिसमें वहाँ पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं में प्रतिबंध लगाया है। तो इस तरह का आदेश जो है दोनों ही तरीके से एक तरह से सरकार के आदेश का उल्लंघन है और दूसरा जो मामला उच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा है उसकी अवमानना भी है। तो हमने नगर आयुक्त महोदय से मांग की है कि तुरंत इस निर्देश को, इस आदेश को चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बीते कई दिनों से हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 चौराहों पर रोड चौड़ीकरण करने के दौरान बड़ी संख्या में चौड़ीकरण की जद में आ रहे बड़े और सालों पुराने पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता की नाराजगी झेल रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन की कोशिश के बाद 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाखड़ और नीम के पेड़ों को रिलोकेट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात यह है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल भी हुई है, जिसमें हल्द्वानी से कुछ दूर हल्दूचौड़ में बन रही गौशाला की जमीन में बीते दिनों हल्द्वानी के काठगोदाम के नरीमन चौराहे के समीप तेज आंधी के चलते टूटकर निर्जीव हो चुका सालों पुराना पेड़, जिसको पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया था, वो निर्जीव पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की पेड़ों को पुनर्जीवित होने की उम्मीद और भी पक्की हुई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अनूठी पहल की गई कि हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दूचौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है
वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेज टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर मांग की है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव किए जाएं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जो तालाबंदी कार्यक्रम है, हमारी सरकार से मांगे हैं कि वन स्टेट वन चुनाव, एक राज्य में एक चुनाव होना चाहिए। जैसे हरिद्वार में अलग चुनाव करा रहे हैं, हमारे 12 जिलों में एक अलग चुनाव हो रहा है। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपनी बात कही है कि एक भारत में एक चुनाव। उसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में एक चुनाव होना चाहिए। हमारा जो मांगे है, हमारी मांग है कि 2 साल हमारा कार्यकाल बढ़ना चाहिए। जो हमारा कोरोना काल अभी चला है, महामारी चली है, उसमें ना तो कोई पंचायत की मीटिंग हो पाई है और ना ही हमें कोई किस्त प्राप्त हो पाई है, जिससे हमारा विकास कार्य भी अधूरा है। और 2 साल ये बढ़ा देंगे तो हमारे राज्य में एक बार चुनाव हो जाएगा। इसी बात को लेकर हमारा 15 तारीख से लगातार आंदोलन चल रहा है और अब आंदोलन की आज ये भूमिका है कि हमने 30 तारीख को आज यहाँ ब्लॉक में तालाबंदी की है और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर आज तालाबंदी का कार्यक्रम है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।